8-9 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं और गरीब का बेटा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी, ये लोग बैलगाड़ी में चला करते थे। 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी, अलग सत्र में देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओ। इसके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है। वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के। जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब और उनके लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है भाई। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया हम लोग। शांतनु को वही बात कह रहा हूं, सारा दिन बीजेपी के नेताओं थोड़ी भाषा पर मैंने पता नहीं क्या बोला, आप मुझे शब्द बता दीजिए। मेरा अगर कमेटी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, अरे आलोक जी, अरे आलोक जी आखिरी बात पे आता हूं। ठीक है, इलेक्टोरल विक्ट्री है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीट 99 आ गई, ताली मारते रहेंगे। ओके, अब आलोक जी चले गए, मैं आलोक जी को मौका दे रहा था जवाब देने का, जरा बुलाइए। जय श्री राम दोस्तों, यह डिबेट कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर है। कांग्रेस राहुल गांधी की छवि सुधारने में लगी है और उनमें प्रधानमंत्री की क्वालिटी लाने में लगी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें शांतनु गुप्ता ने कांग्रेस की बकिया ही उधेड़ कर रख दी, जिसे सुन आलोक शर्मा भाग खड़े हुए। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। इतना कड़वा सच कांग्रेस के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आइए देखते हैं डिबेट। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से पहले आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया, इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलता हो और 80-20 के नाम पर वोट मांगता हो, शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगता हो, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश को प्रधानमंत्री मिला। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो बलिदान दिया है, इनके यहाँ से तो चूहिया नहीं मरी, इनके यहाँ तो आरएसएस वाले मुखबरी करते पकड़े गए थे। खैर, उसका जिक्र क्या करना, जिस दिन गद्दारी की देश ने 70 साल तक इनको बाहर रखा, आज 70 साल के बाद इनको मौका मिला, तो ये मौका मिला तो उसके बाद भी फिर भी समाज को बांटने में, विद्वेष फैलाने में उसी काम पे लगे रहे। 8-9 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं और गरीब का बेटा। अरे सैकड़ों अपने मित्रों को अरबपति बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया। उसका यही संकल्प था उनका, शायद उनका संकल्प केवल एक है कि मित्र प्रथम, मेरे मित्र जो हैं वो सबसे पहले, बाकी देश भाड़ में जाए। 2014 से पहले तो अब कंगना रनावत, ओके, के शर्मा का जवाब, उसके बाद 3 मेहमान और हैं मेरे पास। के शर्मा, अब 2014 में जिसको उनको लगता हो, जिस सांसद से आजादी, अब उनको बुद्धिहीन और मूर्ख क्यों ना कहा जाए। आज जिस तरह से मोदी जी हंसी आती है कांग्रेस प्रवक्ता के राजनीतिक दिवालियेपन पर कि इनके पास विषय नहीं होते तो किस तरह से बोलते हैं। अरे भाई, झूठ की बात ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है ना। तमाम इसी इलेक्शन देश की जनता बात छोड़िए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफी मांगे अपने झूठ के लिए। मैं गलत हूं तो बताइए मानक जी। अरे भाई, किस चीज के लिए माफी मांगी? सुप्रीम कोर्ट को सर्टिफाइड झूठा जिसको तय कहेंगे आप, चौकीदार चोर है ये कहने के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कभी माफी नहीं मांगी। आलोक जी, आलोक जी, आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। कोई बीपी नहीं बढ़ रही, बड़ी शांति से बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी झूठों के शहंशाह हैं। उत्तर दीजिए ना कि मैं 50 एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं कि देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राहुल गांधी को झूठा कहा। ये भी इनकी एक अपनी सोच है और वो प्रतिष्ठित भी हुआ है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट का कि झूठ के लिए इनको माफी मांगनी पड़ी है और इसके लिए ही इनको सजा हुई थी जिस पर रोक लगी है, 2 साल की सजा। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है राहुल गांधी के कीर्तिमान हैं, जो वो गढ़े हैं। अब एक बात मात्र कह दूं, जो अभी इन्होंने कहा यहाँ पर कि भाई मोदी जी जो है करोड़ों के प्लेन में चलते, तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी, ये लोग बैलगाड़ी में चला करते थे। जो ये 8,000 ये 10,000 करोड़ की जो उसमें, अरे भाई प्रधानमंत्री हैं। अच्छा ठीक है, ओके, प्रतिष्ठा ओके। अब विश्लेषण, आपको लगता है राहुल गांधी ने अपनी राजनीति मरते क्या ना करते इसलिए की है, इसलिए बदली है ये राजनीति, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर इतना कामयाब होती चली गई, ऐसी आंधी सुनामी आई कि सब उड़ गए। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की कोशिश की, सबको पता है, गुजरात में याद है, मंदिर गए प्रियंका, उसके बाद से कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। क्या इसीलिए थक के, हार के, आखिर में उनको यह समझ में आया कि हिंदुत्व पर नहीं जाना है और हमको जाति पर आना पड़ेगा, और इसीलिए ये बदले हुए राहुल, बदली हुई पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है?
देखिए 2014 के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी माना तो उनकी जो अंदर की कमेटी बनी उसने कहा कि हमें एंटी हिंदू देखना बंद होना पड़ेगा, हमें मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी देखना बंद होना पड़ेगा। तो आपने हिंदू रन, जनेऊधारी सब देखा, आपको शांडिल्य ब्राह्मण सब देखा उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चला, ना स्टेट चुनाव में चला ना नेशनल इलेक्शन में चला। जब इनको पता कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो एक साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई, अब मेरे पास तीर ही दो थे, या तो मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही हैं तो मैं भी पल जाऊंगा, मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है, तभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को नापूं। देखिए मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूँ, मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता है, वाह क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है, मैं वो जनता के व्यक्ति हैं। अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोडक्शन में पले बड़े हैं, महलों में पले बड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है, वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब। और उनके लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है भाई। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहे तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूँ चलो वो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं, 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग अलग सत्र में, देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट, अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2, नेशनल एवरेज 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट मेंबर बिल शायद उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो मुझे वहां नहीं दिखा वो क्या विंग कर रहे हैं, झप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, ये देखा। अब आते हैं उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूं, इस पे ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूं। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूं, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से बता रहे हैं आप उनको, आप कह रहे हो ट्विटर और फलाना ट्विटर और मैंने जो चुपचाप, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, बता दीजिए काम की अटेंडेंस। वन सेकंड आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, एक सेकंड शांत हो। आलोक जी 1 सेकंड, आलोक जी रुकिए ना, एक मिनट, आलोक जी 1 मिनट, एक सेकंड प्लीज, 1 सेकंड रुकिए। वो शायद उनको नहीं, शायद उनकी आपत्ति सही है। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए जी, एक रुकिए तो सही, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, पॉइंट टेकन, सही कह रहे हैं आप। थोड़ी सी भाषा पर शांतनु काबू रखें। रुकिए ना आलोक जी प्लीज, रुकिए ना। देखिए मेरा तथ्य कोई गलत हो तो बता दीजिए, मैं फैक्ट चेक मान रहा हूं। रुकिए ना, रुक जाइए, आपकी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं मैं, शांतनु को वही बात कह रहा हूं। सारा दिन बीजेपी के नेता थोड़ी भाषा पर मैंने पता नहीं क्या बोला, आप मुझे शब्द बता दीजिए। मेरा अगर तथ्य वो 2-3 शब्द है वो सही है, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। एक आपने कहा प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने कहा वो पल रहे हैं, दूसरा आपने कहा पल रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ी भाषा पे काबू रखिए। चलिए अब आते हैं सरकार पे। उन्होंने सरकार में कुछ करा क्या भाई? 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भाई आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज, पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है अभी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए, केसीआर के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है, तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी है, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या? जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240, है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 से ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पे अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया, चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबंटी सन्नाटा। अरे आलोक जी, अरे आलोक जी, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी मैं बिल्कुल उठूंगा, मैं आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस।
मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस, इनहेरेंट टेंस। मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू को सुनता हूं मुझे स्किल सेंसस सुनाई देता है, मैं अश्विनी वैष्णव को सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में शुरू होगा, पीयूष गोयल को सुनता हूं तो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में आएंगे, नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो टॉयलेट आएगी, गैस आएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो इस आदमी को किस बैरोमीटर में मुझे इंस्पायर करता, मुझे नहीं इंस्पायर करता। ठीक है, इलेक्टोरल विक्ट्री है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीट 99 आ गई, ताली मारते रहेंगे। ओके, अब आलोक जी चले गए, मैं आलोक जी को मौका देर था जवाब देने का। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।